सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज हम पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एकेडमिक्स के साथ साथ और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में भी बहुत यूज़ होते हैं। हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, तो बेसिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर फाइन हैंडलिंग, फिर एक्सेप्शनल हैंडलिंग और फाइनली हम लास्ट में पढ़ेंगे रेगुलर रिग्रेशंस यानी रिग्रेस क्या होता है। ठीक है, अगर आप पाइथन बिगनर हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने हर कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना। ठीक है, हमारा मेन एजेंडा क्या है, मतलब हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम UPS के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे इनहेरिटेंस, मैटर ओवररीडिंग, डेटा हाइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में जानेंगे। फिर हम फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि रीड फाइल कैसे रीड कैसे होती है, राइट कैसे होती है, और डायरेक्टरीज कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, पिकलिंग क्या होती है वो भी देखेंगे, और एरर्स को हैंडल कैसे करते हैं। लेक्चर के लास्ट में हम रिग्रेशन पढ़ेंगे, या रिग्रेट्स का यूज सर्चिंग, वैलिडेशन और वेब स्क्रैपिंग में होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, सो हमारा आता है इंट्रो। पहला आता है हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के दो मेजर अप्रोचेस होते हैं। एक होती है हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पाइथन दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ फंक्शन और वेरिएबल के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट कोई बड़ा हो या कुछ इंपॉर्टेंट या किसी हम बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तब कोड को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा UPS आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को सॉफ्टवेयर के अंदर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार हो गया, स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, मोबाइल हो गया। ये सब एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग में भी हम इनकी कॉपी बना सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, रियल लाइफ हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, लाइक हम एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार का एक शोरूम है, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, सो अगर हमारे पास कार का एक शोरूम है, ठीक है, कार के नाम से मतलब कार एक है। ठीक है, तो हर कार का अपना एक ब्रांड होगा। ठीक है, मतलब किस ब्रांड की कार है। ठीक है, इसका एक अपना यूनिक कलर होगा। ठीक है, उसका एक कलर होगा, इसकी स्पीड होगी। ठीक है, कि ये कार कितनी स्पीड से चलती है। ठीक है, और भी कई सारे माइलेज हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, बट जो कॉमन चीज़ ये क्या है, ये तीनों है। ठीक है, तो ये सभी कार्स में होते हैं। ठीक है, तो इन कॉमन ग्रुप तो एक कॉमन ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है, तो मतलब इन तीनों को या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है हर कार में, तो हम उससे एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। तो हम इसका हम यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे ब्लूप्रिंट को इसी ब्लूप्रिंट को हम क्लास कहते हैं सिंपली। तो ये जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो हम इसको एक क्लास कहते हैं। ठीक है, और उस ब्लूप्रिंट से बनी एक्चुअल कार को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब जो हम ये कार बनाएंगे इस ब्लूप्रिंट का यूज़ करके। ठीक है, ब्लूप्रिंट का हम यूज़ करके जो चीज़ हम बनाएंगे ब्लूप्रिंट से या डिज़ाइन करेंगे, उसे हम सिंपल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है कि ऑब्जेक्ट और हमारा क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट क्या होता है। ठीक है, और इसी ब्लूप्रिंट को हम क्लास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 4 नंबर स्लाइड पे। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्लास क्या होती है। ठीक है, और क्लास एक बेसिकली क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है,
क्लास क्या है हमारा, क्या एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हो गया, एक टाइप से डिजाइन जो होती है हमारी, ठीक है, डिजाइन मतलब जो रफ डिजाइन होती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम घर बनाने से पहले इंजीनियर से हम अपने घर का नक्शा बनवाते हैं जो कि एक ब्लूप्रिंट होता है। सो वैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम प्रोग्रामर जो होता है वो क्लास बनाता है, ठीक है। सो पाइथन में हम क्लास कीवर्ड यूज होता है क्लास बनाने के लिए, ठीक है। सो हम लोग को मतलब सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि हमको जब भी यहाँ पे पाइथन में क्लास बनाना होगा तो हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा कोड को समझते हैं, तो इससे हम थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कोड में सबसे पहले ये हमारा क्या है, क्लास है, क्लास कार, ठीक है। तो यहाँ एक न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है ये डेफ INIT, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, और ये हमारा क्लास क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये हमारा क्या है, बेसिकली हमारा क्लास का नेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लास का नेम है, ठीक है। क्लास का नेम कहने का मतलब एक टाइप से हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और उसका कुछ नाम रखा है अपन ने, ठीक है, बेसिक है, ठीक है। सो जो हमारा INIT है वो एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमको कंस्ट्रक्टर यूज करना होता है और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के इनिशियल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये जो है हमारे जो इनिशियल वैल्यूज हैं, जो कॉमन थिंग्स हैं, ठीक है, जैसे सेल्फ, ब्रांड और स्पीड। तो ये क्या होते हैं, हमारी इनिशियल वैल्यूज होते हैं जिसको हम इसके अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ पे सेल्फ, ठीक है। तो ये सेल्फ क्या चीज़ है, ठीक है। सो सेल्फ क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये करंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। ये क्या है, करंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है सिंपली, ठीक है। तो इसके बिना जो हमारा होता है ना, वो क्लास जो होता है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ डॉट ब्रांड, ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड और सेल्फ डॉट स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। सो कुल मिला के ये क्या है कि ऑब्जेक्ट की ये वेरिएबल्स है, ठीक है, सम पढ़ के यही लग रहा है समझ के, ठीक है। सो सो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो होते हैं ना, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये पूरे को नहीं, ये जो हमारे ये जो सेल्फ डॉट ब्रांड है, ठीक है, और सेल्फ डॉट स्पीड, तो इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दो चीजें है ना, ये एट्रीब्यूट्स कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब नीचे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ कार, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप आएगा कार का वो क्या आएगा, ठीक है। सो मतलब कहने का कि ये क्या है कि क्लास खुद भी एक पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। मतलब पाइथन के अंदर जो क्लास होती है वो खुद में एक ऑब्जेक्ट होती है, तो ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा पूछा जाता है कि जो एक क्लास है, ये मैं लिख देता हूँ, क्लास खुद भी खुद भी पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होती है। मतलब क्लास क्या हो, जो है हमारा कीवर्ड, वो पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होती है, सिंपल। सो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, एक ट्रिप है, मतलब एक टिप देता हूँ सिंपल समझने का, क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूज रहता है, ठीक है। सो क्लास क्या होती है हमारी, क्या होती है, बेसिकली डिजाइन होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब क्लास हमने बना दिया बट अभी हमने ऑब्जेक्ट्स नहीं उसके अंदर डिफाइन किए हैं, ठीक है। बस एक ऊपर से एक ढांचा बन गया, एक ब्लूप्रिंट बन गया है, सिंपल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिंपली अभी हमारा घर बना नहीं है, उसका बस सिर्फ एक छोटा सा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, ठीक है। सो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना होगा, ठीक है, कि
क्लास जब हम बनाते हैं, क्लास का एक नाम डिफाइन करते हैं, तो हम सिर्फ उसका एक ब्लूप्रिंट डिजाइन किए हैं, अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना है उसका। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट इसमें हम बनाना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा देखने का है कि यहाँ पे कोड के अंदर देखिए, ये स्टार्टिंग का वही एज इट इज सेम है, एक क्लास कीवर्ड यूज करके हमने एक सिंपली क्या कहते हैं एक डिजाइन बनाया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार वन इज इक्वल टू कार, उसके अंदर हमने कार का नाम दिया दैट इज टोयोटा, और उसकी स्पीड हमने 180 दी। कार टू इज कार होंडा एंड इसकी स्पीड क्या है 160 है। ठीक है। तो ये जो है पहला ये लाइन देखिए कार वन। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है। तो जैसे कि हम क्लास को फंक्शन की तरह कॉल करते हैं, ठीक है, सिंपल, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने होता है। ठीक है। सो टोयोटा क्या है, हमारी एक ब्रांड है जो कि स्टोर हो गया है। ठीक है, इसके अंदर अपने। तो और ये जो 180 हमारी जो है वो एक स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे अब कार टू है। ठीक है। सो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा कार टू। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग मेमोरी स्पेस होता है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मेमोरी स्पेस। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाली है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का मेमोरी स्पेस होता है। मतलब कि जब हम कार वन और कार टू एक दूसरे से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब हमने क्या किया, कार वन की डिटेल्स को प्रिंट किया है, फिर कार टू की। तो तो यहाँ जो कार क्लास है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कार जो हमारी क्लास है जो कार नाम से है, ठीक है, अब वो क्या है एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट है, कहने का ये है कि ये जो कार है, कार नेम, ठीक है, वो क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ। ठीक है। सोचिए कि एक कंपनी से 1000 स्टूडेंट्स की आईडी कार्ड्स प्रिंट हुए। ठीक है। तो डिजाइन सबका सेम है, मतलब डिजाइन जो हमारा सेम है, जैसे कि उसमें फोटो हो गया, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया और क्लास। ठीक है। सो क्या है हमारा क्लास, क्या है यहाँ पे डिजाइन है। तो हर स्टूडेंट का आईडी कार्ड एक ऑब्जेक्ट है, कहने का ये मतलब है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या देखने वाले हैं कि अब ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर डेटा को हम कैसे एसेस कर सकते हैं। ठीक है। सो पाइथन में हम डॉट ऑपरेटर यूज होता है इन सब चीज़ों को एसेस करने के लिए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई चीज़ इसकी डिटेल चाहिए पर्टिकुलर इस कार वन की, तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है। सो जब हम प्रिंट के अंदर कार वन डॉट ब्रांड, तो अगर हमको इंडिविजुअल एलिमेंट का कुछ इंडिविजुअल पार्ट चाहिए, जैसे कि ब्रांड जानना है उस कार का, तो कार वन डॉट ब्रांड यूज करेंगे। अगर हमको स्पीड चाहिए होगा तो कार वन डॉट स्पीड देंगे प्रिंट के अंदर, तो हमको वो उसमें से स्पीड की वैल्यू देगा। ठीक है। सो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल है। ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर हमने कार्बन डॉट स्पीड की वैल्यू 200 कर दी, फिर हमने प्रिंट कराया कार्बन डॉट स्पीड, तो अब क्या होगी, स्पीड की वैल्यू चेंज करके 200 हो जाएगी। ठीक है। बट यहाँ पे जो कार टू की स्पीड होगी वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, तो अब हम बुक के फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये चारों इंटरव्यूज में या हमारे वाइवा क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं।
जैसे कि हमारा इनहेरिटेंस हो गया, तो उसका क्या मीनिंग है कि एक क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को यूज कर सकती है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या है, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड क्लास पैरेंट के फंक्शन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। तीसरा है हमारा डेटा हिडिंग। इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करने का काम, ठीक है। और चौथा हमारा क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक ही फंक्शन अलग अलग सिचुएशंस में काम करे, ठीक है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रैक्टिकल कोडिंग के साथ थोड़ा सा समझेंगे कि ये सब और क्या क्या है, मतलब इनके अंदर और क्या हम डिटेल्स में और इसको थोड़ा सा और जानेंगे। सो तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्या है यहाँ पे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, तो इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस का जो मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर को रीयूज करना, ठीक है। मतलब जो पहले से क्लास बन रखी है उसी के फीचर्स को दोबारा हमको यूज करना। रियल लाइफ में इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि एक जानवर है, एनिमल। एनिमल की कुछ, मतलब उस जानवर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे खाना खाना, सोना और सांस लेना। अब हम एक एनिमल वहां पे कंसिडर कर सकते हैं कि डॉग है, ठीक है। डॉग एक एनिमल है, कैट भी एक एनिमल है, लायन भी एक एनिमल है, तो ये तीन एनिमल्स हैं, ठीक है। तो क्या हमें हर क्लास में ईट मेथड दोबारा लिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम एक पेरेंट क्लास बना देंगे, ठीक है। उसके बाद डॉग और कैट और उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब कोड को देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि ये कोड क्या चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक पेरेंट क्लास बनी हुई है, ठीक है, क्लास एनिमल। ये क्या हमारी पेरेंट क्लास है, सिंपल, मतलब इससे सारी डेटा हम लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, डेफ ईट सेल्फ, ठीक है। तो ये मेथड एनिमल के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये मेथड को ऑलरेडी डिफाइन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्लास डॉग एनिमल, ठीक है। यहाँ डॉग क्या एक क्लास है और एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। मतलब एनिमल क्लास को इनहेरिट करने का मतलब ये है कि वो अपने पेरेंट क्लास का नाम लिखने से इनहेरिटेंस हो जाती है। मतलब ये इनकी प्रॉपर्टीज को कैरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉग का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, टी इज इक्वल टू डॉग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है, सिंपल। ये मेथड डॉग के अंदर लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। ये जो डी डॉट इट है ये डॉग के अंदर नहीं लिखा गया है एक्चुअली, ठीक है। तो फिर भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि डॉग ने एनिमल को इनहेरिट कर रखा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, डी डॉट पार्क है अपना, ठीक है। सो ये डॉग का एक खुद का मेथड है। आउटपुट में हमारा क्या है, ईटिंग और पार्किंग है। तो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पेरेंट और चाइल्ड दोनों को, दोनों के मेथड्स को एसेस कर सकती। कहने का मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट पेरेंट्स और चाइल्ड, मतलब जो एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो पेरेंट और चाइल्ड दोनों को ही एसेस कर सकती है आसानी से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा सा समझने के लिए कि सपोज आपके पापा की एक बाइक है, ठीक है। बाइक है तो बाद में वही बाइक आप यूज करने लगते हो, ठीक है। तो बाइक दोबारा नहीं बनी, ठीक है, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, ठीक है। वैसे ही चाइल्ड क्लास पेरेंट के फीचर्स रीयूज करती है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस क्या है कि कोड को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। मतलब एक बार कोड को लिखो, मल्टीपल केसेस यूज करो, और इसी कोडिंग भी कम होती है और मेंटेनेंस भी इजी हो जाती है, ठीक है। तो बार बार यूज कर सकते हैं तो आसानी होता है। सो आगे बढ़ते हैं।
सो हम बात करते हैं मेथड ओवररीडिंग की। ठीक है। सो अभी ये क्या है कि कभी कभी पेरेंट्स क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास के लिए सूटेबल नहीं होता। मतलब कभी कभी जो क्या होता है कि पेरेंट क्लास जो होता है वो चाइल्ड क्लास के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो चाइल्ड उस मेथड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है। सो इसी प्रोसेस को मेथड ओवररीडिंग कहते हैं। सो यहाँ पे एक कोड देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ कह रहा है। सो यहाँ पे हमारी पेरेंट क्लास क्या है, एनिमल है। ठीक है। सिंपल क्या है, ये पेरेंट क्लास है। सो इसके अंदर क्या हमारा डेफ साउंड है। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा एनिमल मेक्स अ साउंड। ठीक है। अब चाइल्ड क्लास है। सो चाइल्ड क्लास क्या है हमारी, ये है। तो ये हमारी क्या है, सॉरी। हाँ। सो ये हमारी क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है। ऊपर वाली हमारी पेरेंट क्लास है। ठीक है। सो यहाँ सेम नाम के मेथड दोबारा लिख दिया गया है, सिंपल। ठीक है। सो डेफ साउंड और सो ऑन जो ऊपर है सेम है। ठीक है। सो आउटपुट क्या कह रहा है कि कैट सेज मियाओ। ठीक है। सो यहाँ सेम नेम का मेथड दोबारा और आउटपुट दिया गया है सिंपल कैट सेज मियाओ। अब ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। सो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ए इज इक्वल टू एनिमल्स और सी इज इक्वल टू कैट, और फिर हमने ए डॉट साउंड और सी डॉट साउंड को कॉल किया है। ठीक है। सो हमारा यहाँ पे कॉल करने के बाद एक आउटपुट आएगा। ठीक है, जो होगा हमारा एनिमल मेक साउंड। लेकिन कॉल करते ही आउटपुट सिंपली बन जाएगा, जो कि हमारा है कैट से म्याऊ। बट पाइथन क्या है, पाइथन पेरेंट वाले फंक्शन को इग्नोर कर देगा क्योंकि चाइल्ड ने उसको ओवरराइड कर दिया है। ठीक है। सो समझने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रियल लाइफ से इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि पापा बोलते हैं मैं ऑफिस बाइक से जाता हूँ। ठीक है। लेकिन बेटा बोलता है मैं ऑफिस कार से जाता हूँ। एक्शन सेम है, मतलब दोनों जा एक ही जगह रहे हैं। बट क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन दोनों का अलग है। सो यही मेथड ओवररीडिंग है। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनहेरिटेंस और हमारा ओवररीडिंग में क्या डिफरेंस है। सो इनहेरिटेंस क्या करता है, फीचर्स को इनहेरिट करता है। ओवररीडिंग क्या करता है कि इनहेरिट फीचर जो होते हैं, जो उसने इनहेरिटेंस से लिए हुए हैं, उसको मॉडिफाई करता है। सो ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने डेटा हाइडिंग पर। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि डेटा को छुपाना है। ठीक है, हाइड करना है। सो लेकिन डेटा को हाइड क्यों करना पड़ता है। सपोज किसी बैंक अकाउंट का बैलेंस सब लोग डायरेक्टली चेंज कर सकें, तो कोई भी अकाउंट हैक कर सकता है सिंपली। ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा डेटा हाइडिंग यूज होती है। ठीक है। सो पाइथन में प्राइवेट वेरिएबल बनाने के लिए हमें डबल अंडरस्कोर यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे एक कोड देखते हैं। ठीक है। सो यहाँ एक क्या कहते हैं, प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, आउटसाइड वर्ड डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक पब्लिक मेथड है। ठीक है, ये क्या है, पब्लिक मेथड है। और ये हमारा ऊपर क्या हुआ है, ये प्राइवेट मेथड है। ठीक है, मतलब प्राइवेट है कि सबको ही एक्सेस कर सके। लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला गेट वाला ये पब्लिक है। तो ये सेफ्टी बैलेंस रिटर्न कर सकता है। ठीक है, सिंपली। ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, प्रिंट अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। तो आउटपुट हमारा क्या होगा, अकाउंट में जो जितना बैलेंस होगा उसको प्रिंट करेगा, जो कि 5000। सिंपल। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट ए सी डॉट अंडर डबल अंडरस्कोर बैलेंस है, तो यहाँ एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि पाइथन डायरेक्ट एक्सेस अलाउ नहीं कर सकता है। ठीक है, जो कि होगा हमारा एट्रीब्यूट एरर। ठीक है।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेटा हाइडिंग का पर्पज क्या होता है, सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फंक्शन ओवररीडिंग की। ठीक है, सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग की। सो अगर आप जावा या सी प्लस पढ़ चुके हैं तो वहाँ फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, लेकिन पाइथन ऑफिशियली फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी हम सेम बिहेवियर अचीव कर सकते हैं, वो भी कैसे, बाय यूजिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट की हेल्प से। सो कोड देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारा क्या कहते हैं, डेफ एड सेल्फ ए बी सी समथिंग दे रखा है। ठीक है। और सी क्या है, यहाँ पे हमारा ऑप्शनल है। ठीक है। सो अगर यूजर सिर्फ दो वैल्यूज देगा तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। अगर तीन वैल्यू देगा तो सी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। यहाँ देखते हैं थोड़ा, जैसे कि हमने कैल डॉट एड 2 and 2, 3, तो इन दोनों को ऐड कर देगा, बट यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट पास किया है। ठीक है। अगर हम तीन आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे 2, 3, 4, तो वहां पे सी की वैल्यू पहले जीरो थी, तो अब चेंज करके 4 कर देगा। ठीक है। तो आउटपुट क्या रिटर्न कराएगा, 9 प्रिंट कराएगा। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ही फंक्शन है, बट डिफरेंट सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि पाइथन डिफॉल्ट आर्गुमेंट से के थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग सिमुलेट करता है। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा पिज्ज़ा ऑर्डर हो गया। अगर कस्टमर सिर्फ पिज्ज़ा ऑर्डर करे तो नॉर्मल बिल बनेगा। अगर पिज्ज़ा के साथ अगर कोई कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करे तो बिल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ठीक है। तो शॉपकीपर अलग फंक्शन नहीं लिख रहा है, सेम सिस्टम है, इनपुट बस अलग अलग हो गया है। सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पाइथन सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि पाइथन जो है फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। बट पाइथन स्टूमुलेट्स इट यूजिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट, मतलब इसको पाइथन सिमुलेट करता है बाय यूजिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट के थ्रू, जो कि हमारा एस्ट्रिक ए आर जी एस एंड डबल एस्ट्रिक के डब्ल्यू ए आर जी एस से। ठीक है। सो अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट पे। सो अब हम प्रूफ कॉन्सेप्ट कर चुके हैं बेसिकली। तो ये लेक्चर का एक सेकेंड मेजर टॉपिक शुरू होता है, जो कि हमारा फाइल्स एंड एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अभी तक हम जो भी प्रोग्राम बना रहे थे उसका डेटा कहाँ स्टोर होता है, रैम में या प्रोग्राम बैंड में, या डेटा गायब ही हो जाता है। लेकिन रियल एप्लीकेशन में डेटा परमानेंटली सेव करना पड़ता है। जैसे हमारा हो गया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय डेटाबेस, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, बैंक डिटेल्स, ये सब फाइल में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से पाइथन में फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि फाइल क्रिएट करना, रीड करना, राइट करना, डायरेक्टरीज बनाना, पिकलिंग और एरर को हम सेफली हैंडल करना। सो ये सब कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कोडिंग के साथ समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे फाइल हैंडलिंग शुरू करते हैं। ठीक है। सो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाए हैं, जो कि है पाइथन का हमारा फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल, सिंपल क्वेश्चन, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं और कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे नेम इज इक्वल टू लेट अस सपोज दैट आदित्य, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, रैम में, सिंपल। सो और जैसे ही प्रोग्राम क्लोज होता है तो रैम क्लियर हो जाती है और डेटा भी डिलीट हो जाता है। ठीक है। लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, अगर स्टूडेंट की डिटेल सिर्फ रैम में ही स्टोर होंगी और प्रोग्राम बंद होते ही डिलीट हो जाएगी, तो सिस्टम का कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा हमारा डिलीट हो जा रहा है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फाइल्स कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, फाइल्स का यूज करते हैं। फाइल डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है। अब देखते हैं पाइथन में फाइल्स कैसे ओपन करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे एक बेसिक सा कोड दिया रखा है हमें।
सो यहाँ पे हमारा पहला लाइन क्या है, एफ इज इक्वल टू ओपन सैम्पल डॉट टेक्स्ट डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ओपन फंक्शन यूज हुआ है। तो ये ओपन हमारा क्या है, एक फंक्शन है सिंपल। सो इसका पहला पैरामीटर होता है हमारा फाइल का नेम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइल नेम है सिंपली एफ। ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर होता है फाइल का मोड। दूसरा मतलब सॉरी, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका जो पहला पैरामीटर होता है फाइल नेम, तो ये क्या है हमारा एक्चुअली फाइल नेम। ठीक है, अब दूसरा जो पैरामीटर होता है ये, तो ये होता है मोड हमारा। तो यहाँ पे मोड क्या है हमारा, राइट मोड है। ठीक है, सो पाइथन फाइल को ओपन करेगा, मतलब एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न कराता है। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कम्युनिकेशन करता है। अब नीचे देखते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ डॉट मोड। ओके, और यहाँ पे प्रिंट एफ डॉट नेम, और यहाँ पे जैसे ही हम फाइल बनाते हैं तो फाइल को क्लोज करना जरूरी है। सो तो यहाँ पे ऐप डॉट मोड में ये पता करेगा कि फाइल किस मोड में ओपन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हमारी राइट मोड में ओपन हुए, तो ये क्या है हमारा राइट, मतलब हम सिर्फ इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों रहेगा। ठीक है, फिर फाइल एफ डॉट नेम, तो ये फाइल का नेम प्रिंट कराएगी। ठीक है, एफ डॉट क्लोज क्या है हमारा, ये फाइल को क्लोज कर देता है, सिंपल, नाम से ही है। सो इसका अब ये पूरा क्या है कि यहाँ पे पूरा मतलब ये बनता है कि फाइल सक्सेसफुली बन गई है, ओपन हो गई है और क्लोज भी हो चुकी है। सो पाइथन में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल मोड्स होते हैं, जैसे कि आर मोड, डब्ल्यू मोड। सो दोनों को थोड़ा सा और समझेंगे, मतलब और भी मोड्स होते हैं लाइक ए मोड, आर प्लस मोड। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सो हमारा आर मोड क्या होता है, सिर्फ रीड करता है। ठीक है, ठीक है, आर क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, डब्ल्यू मोड क्या करता है, क्रिएट और ओवरराइट करता है। ठीक है, ए हमारा अपेंड करता है, और आर प्लस क्या करता है, रीड और राइट दोनों करता है। ठीक है, सिंपल। डब्ल्यू मोड कैसे काम करता है कि अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर फाइल ऑलरेडी है तो पूरी फाइल को इरेज करके नया डेटा को लिखेगा, अगर हमने जो उसके अंदर डेटा दिया है। तो ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आर मोड क्या है ना कि सिंपल रीड करता है। ठीक है, अगर सिर्फ फाइल को रीड करता है, कोई अपडेशन नहीं है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ए मोड क्या करेगा, अपेंड मोड होता है, पुराने डेटा डिलीट नहीं होता है, नया डेटा बस एंड में ऐड हो जाता है। ठीक है, आर प्लस मोड क्या करता है कि रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिफरेंस बताइए डब्ल्यू और ए मोड में। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या होता है हमारा, पूरी फाइल को ओवरराइट करता है, बट ए सिर्फ एंड में ऐड करता है। सो ये क्वेश्चन वाइवा के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब देखते हैं फाइल के अंदर डेटा कैसे लिखते हैं। सो पाइथन में इसके लिए हम राइट फंक्शन यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा एक तो कोड देखते हैं आसानी से समझने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे विद ओपन ग्रीटिंग डॉट टेक्स्ट कॉमा डब्ल्यू एस एफ। सो यहाँ पे एक नया कीवर्ड यूज हुआ है विथ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पहले हम मैनुअली लिखते थे। ठीक है, लेकिन विथ ब्लॉक ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। ठीक है, हमको वहाँ पे क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो इसलिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हम हमेशा विथ यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एफ डॉट राइट हेलो कॉमा पाइथन लर्नर्स। ठीक है, ये लाइन फाइल में राइट हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड लाइन भी है। फिर हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं सिंपली, ये मतलब ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक है, किस मोड में, रीड मोड में। ठीक है, कहने का मतलब ये है। सो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, हेलो पाइथन लर्नर्स वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि राइट जो है वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन नहीं देता है। अगर नेक्स्ट लाइन चाहिए तो हमको बैक स्लैश एन यूज करना पड़ता है। सो हमको खुद वो लिखना पड़ेगा, तो ये बिगनर की सबसे एक कॉमन मिस्टेक होती है सबकी। ठीक है,
रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ सोच सकते हैं कि जैसे कि आप नोटपैड में कुछ लिखते हो और सेव करते हो, तो पाइथन का राइट भी बिल्कुल वही काम करता है। ठीक है। नाउ अब मान लीजिए हमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं, वेरिएबल्स भी फाइल में सेव करना है। सो जैसे कि स्टूडेंट का नाम, सब्जेक्ट, मार्क्स, तो वो सब कैसे हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम एक माड़ू सा कोड देखते हैं। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ हम दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल्स है, नेम, ऑब्जेक्ट एंड स्कोर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, राइट किया, एफ डॉट राइट एफ स्टूडेंट एज नेम। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, एस टी आर स्कोर। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, ये क्यों यूज किया, क्योंकि हम राइट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन डायरेक्ट राइट नहीं कर सकते। ठीक है। पहले स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा सिंपली। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राइट फंक्शन इंटीजर एक्सेप्ट करता है, आंसर नहीं, सिर्फ वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम रियलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए रिपोर्ट कार्ड करना है। ठीक है। सो हर स्टूडेंट का नाम अलग अलग होता है, मार्क्स अलग अलग होंगे, लेकिन फॉर्मेट सेम है, तो इसलिए हम वेरिएबल को टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ना, अब हम अब तक हमने फाइल के अंदर डेटा लिखना सीखा। अब देखते हैं उस डेटा को रीड कैसे करते हैं। सो पाइथन में 3 मेजर मेथड्स होते हैं। सो हमारा मेथड्स क्या है, फर्स्ट हमारा आता है एफ डॉट रीड, तो ये पूरी फाइल को एक ही बार में रीड करता है। सेकंड हमारा क्या आता है, एफ डॉट रीड लाइन, सो ये सिर्फ एक ही लाइन को रीड कर सकता है, हर बार कॉल करोगे तो नेक्स्ट लाइन मिलेगी, सिंपल। ठीक है। थर्ड क्या है, एफ डॉट रीड लाइन्स, तो ये पूरी फाइल को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। आउटपुट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा स्कोर 87 आया है, बैकस्लैश है, मतलब हर लाइन एक साथ लिस्ट एलिमेंट बन जाएगी, सिंपल। सो डिफरेंस ये यहाँ पे क्या होगा, रीड रीड क्या करता है, एंटायर फाइल रीड लाइन, सिंगल लाइन को रीड करता है, वन लाइन रीड लाइन्स, लिस्ट मैनी लाइन्स को रीड करके क्या करता है, लिस्ट में आंसर को लाता है। ठीक है। तो ये एग्जाम फेवरेट पॉइंट होता है। नाउ अब हम जानेंगे कि वर्क की डायरेक्टरीज कैसे हम उससे काम कर सकते हैं। तो अब तक हमने फाइल के साथ काम कर रहे थे, लेकिन फाइल्स फोल्डर्स के अंदर होती हैं। ठीक है। तो पाइथन फोल्डर्स को भी मैनेज कर सकता है। सो इसके लिए हम यूज करते हैं ओएस मॉड्यूल। ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है, जो कि हमारा क्या है, इम्पोर्ट ओएस। ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल है, ये इम्पोर्ट हुआ है। अब ओएस डॉट एमके एमके डायरेक्टरी रिकॉर्ड। ठीक है। तो यहाँ एक नया फोल्डर बना देगा सिंपली। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ओ एस डॉट सी एच टी आई आर रिकॉर्ड्स, तो ये करंट लोकेशन को उस फोल्डर के अंदर ले जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, करंट लोकेशन के थ्रू लेके जाएगा। सो फिर क्या है, ओ एस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी, तो ये क्या चीज़ है, सो करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है, ये सिंपल है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ओएस डॉट लिस्ट डी आई आर, सो करंट फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, सबको लिस्ट कर देता है, सिंपल। अब एक यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर या मैक फाइंडर ओपन करें, तो फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर ओपन करते हो, फिर उसके अंदर हम फाइल लिखते हैं। ठीक है। तो पाइथन भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। ठीक है। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं, पिकलिंग। तो नेम थोड़ा फनी लगता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है। सो नॉर्मल फाइल में हम टेक्स्ट सेव करते हैं, लेकिन अगर हमें लिस्ट, डिक्शनरी या टपल या
कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेव करना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारा क्या यूज़ होता है, हमारा पिकलिंग यूज़ होता है। ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सो सबसे पहले हमारा मॉड्यूल इम्पोर्ट हुआ है जो कि हमारा इम्पोर्ट पिकल, सिंपल। फिर हमारा क्या हुआ, पिकल डॉट डम्प डेटा कॉमा एफ। तो यहाँ पे ये पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में सेव कर देता है। ठीक है? फिर उसके बाद हमारा क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमारा पिकल डॉट लोड एफ, तो ये बाइनरी फाइल को वापस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बना देता है। फिर हमारा जो आउटपुट यहाँ पे आया है, नेम, सारा, मार्क्स 88, 92 एंड 79। सो डिक्शनरी बिल्कुल सेम फॉर्म में वापस आ गई है जो बनी हुई थी। ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक और आया दिमाग में। सोचिए कि आप एक गेम खेल रहे हो। सो गेम सेव करते हो आप। सो बाद में वही लेवल से कंटिन्यू करते हो जहाँ से आप छोड़े हो। सो बैकग्राउंड में पिकलिंग जैसी टेक्निक ही यूज होती है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव और रिस्टोर करती है। ठीक है? सो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि टेक्स्ट फाइल और पिकल फाइल में क्या अंतर है। सो टेक्स्ट फाइल क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है। ठीक है? और जो पिकल फाइल होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है जिसे सिर्फ पाइथन इजीली समझता है। ठीक है? अब हम लगभग कई सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर चुके हैं। फाइल हैंडलिंग खत्म हो गई है हमारी। ठीक है? तो अब हम पाइथन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हैं जिसका नाम है हमारा सिंपल एक्सेप्शनल हैंडलिंग। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्रोग्राम रन किया है और अचानक रेड कलर्स का एक एरर आ जाए, जैसे कि कोई वैल्यू एरर हो गया, जीरो डिवीजन एरर हो गया, फाइल नॉट फाउंड एरर हो गया। सो और प्रोग्राम वहीं पर ही स्टॉप हो जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग दी गई है। ठीक है? एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एरर, तो यानी प्रोग्राम चलने के टाइम जो एरर हमारा जनरेट हुआ है या जो आता है। ठीक है? हम चाहते हैं कि अगर एरर आए भी प्रोग्राम क्रैश ना हो, बल्कि यूजर को एक मीनिंगफुल मैसेज मिले और बाकी वो प्रोग्राम को कंटिन्यू चलाए। इसका सॉल्यूशन है ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है? यहाँ पे एक कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं इजी सा। सो वैल्यूज इज इक्वल टू, यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। ठीक है? 10, 20 और एबीसी मल्टी डेटा टाइप वैल्यू लिस्ट है। यहाँ एक लिस्ट है जिसमें पहले दो वैल्यूज नंबर है और तीसरी हमारी क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है? अब लूप को देखिए, फॉर वी इन वैल्यूज। लूप एक एक वैल्यूज को उठाएगा। फिर हमारे यहाँ पे ट्राई दे रखा है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर वही कोड लिखते हैं जहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है? यहाँ पर क्या हमारा दे रखा अगली लाइन में, प्रिंट इंट बी ऐसी टू, तो पहली वैल्यू 10 है, इंटीजर बन गई। फिर आउटपुट 20 आएगी, दूसरी वैल्यू 20 है, इंटीजर बन गई, आउटपुट 40 आएगा। अब तीसरी वैल्यू एबीसी है आई है। तो पाइथन जो है एबीसी को इंटीजर नहीं बना सकता है। नॉर्मली यहाँ प्रोग्राम क्रैश हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सेप्ट वैल्यू एरर लिखा हुआ है, तो पाइथन प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेगा, सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक का एग्जीक्यूट करेगा। और देखिए हमारा जो नया आउटपुट आया है, एबीसी इज नॉट अ वैलिड नंबर, ये आउटपुट आया। और उसके बाद प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से हमारा कंटिन्यू करेगा। ठीक है? सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि सपोज आप एटीएम से 5000 रुपीज निकालना चाहते हैं, बट नेटवर्क इशू आ गया। क्या एटीएम मशीन ब्लास्ट हो जाती है? जी नहीं। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, ट्रांजैक्शन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। यही एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, सिस्टम क्रैश नहीं करता, बस एरर को हैंडल करता है। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सिंटैक्स एरर एंड एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है हमारा। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, बट एक्सेप्शनल क्या होता है कि प्रोग्राम रन होगा। ठीक है? लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम एरर आएगा, तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखने वाला है। ठीक है? नाउ अब हम एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन को देखेंगे, जीरो डिवीजन एक्शन, जीरो डिवीजन एरर। तो ये कैसे जनरेट होता है? मैथ्स में हम कभी भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, जो पाइथन भी अलाउ इसको नहीं करता है। ठीक है? यहाँ पे एक सिंपल कोड देखते हैं। डेफ डिवाइड ए कॉमा बी, जो कि एक फंक्शन है। ठीक है? फंक्शन के फॉर्म में कोड है, रिटर्न ए डिवाइडेड बाय।
डिवीजन हो रही है, लेकिन इसको हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा है। अगर डिवीजन सक्सेसफुल हुआ तो आंसर रिटर्न हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो पाइथन क्या करेगा, यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर रेस करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर दे रखा है, लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा हमारा। बट मैसेज प्रिंट क्या कराएगा कि कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न हमारा नल लिखा है, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब नीचे फंक्शन कॉल देखिए, डिवाइड 10,2। सो यहाँ पे ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आंसर 5 आएगा, जो कि सब नॉर्मल है। अगर हम 10,0 देते हैं, सो नॉर्मली ये क्रैश होता, लेकिन अब आउटपुट क्या आएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, और लास्ट में नन आ जाएगा। सो प्रोग्राम हमारा क्या है, सेफली कंटिन्यू हो गया है। सो रियल लाइफ एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे कि सोचिए कैलकुलेटर ऐप में आपने 10 डिवाइडेड बाय 0 प्रेस किया है, या किए होंगे, या करते होंगे। सो अगर ऐप क्रैश हो जाए तो उसे दोबारा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐप्स एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज करती है एरर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि हर एक्सेप्शन का अपना अलग क्लास होता है, जैसे वैल्यू एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, जीरो डिवीजन एरर और फाइल नॉट फाउंड एरर। तो हर एरर के लिए अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं अपन। ठीक है, सो अब हम ने अब तक सिर्फ ट्राई और एक्सेप्ट देखा, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर दो और इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं, एल्स और फाइनली। तो इन दोनों को बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे वाइवा क्वेश्चंस और इंटरव्यू में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा ट्राई। तो यहाँ रिस्की कोड लिखा जाता है। ठीक है, सो यहाँ रिस्की कोड लिखा है। अब नम इज इक्वल टू इंट 42, तो यहाँ सक्सेसफुल कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि 42 एक वैलिड इंटीजर है, इसलिए एसेट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। पाइथन सीधा एल्स में चला जाएगा आउटपुट, जो कि एक कन्वर्जन सक्सीड 42। अब फाइनली ब्लॉक देखिए, डन, यहाँ पे क्या आया हमारा, डन चेकिंग आउटपुट आया। ठीक है, तो ये हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। सो चाहे एरर आए चाहे एरर ना आए, तो फाइनली हमेशा चलेगा हमारा कोड। ठीक है, इसी ट्रिक याद रखने की क्या है, कि ट्राई क्या है, मेन काम एक्सेप्ट, एरर आए तो एल्स, एरर नहीं आए तो फाइनली। हर सिचुएशन में ये सीक्वेंस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इजी ट्रिक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, ट्राई, जैसे कि यहाँ पे हम ट्राई में ले सकते हैं कि पैसेंजर चेकिंग, एक्सेप्ट अगर प्रॉब्लम मिली, एल्स अगर, एल्स में क्या, पैसेंजर सेफ है, फाइनली गेट क्लोज कर दो, चाहे प्रोग्राम मिली हो या नहीं। ठीक है, गेट तो क्लोज होगा ही। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कि फाइनली ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, आंसर हमेशा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, नाउ अब हम फाइल हैंडलिंग के साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंबाइन करते हैं। तो मान लीजिए आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, लेकिन वो फाइल कंप्यूटर में ही नहीं एग्जिट कर दी। ठीक है, तो क्या होगा, तो पाइथन यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर जनरेट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ एक कोड देखते हैं, सिंपल सा, बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे विथ ओपन, फाइल का नाम है हमारा मिसिंग डॉट टी एक्स टी, और हमने रीड मोड में ओपन किया है। तो मिसिंग डॉट टी एक्स टी को हम क्या करेगा, पाइथन उसे सर्च करेगा, लेकिन फाइल वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो नॉर्मली प्रोग्राम यहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, हमने एक्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है, कि फाइल नॉट फाउंड, अगर हमको फाइल नहीं मिली तो हमको हमको ये एरर लिख के दे देगा कि फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, सो क्रैश होने की जगह पाइथन हमको मैसेज प्रिंट कर देगा कि फाइल नॉट फाउंड, फिर चेक इट्स फाइल नेम, तो प्रोग्राम हमारा सेफली कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे और सोच सकते हैं, कि सोचिए कि आप लाइब्रेरी जाते हैं और बोलते हैं मुझे पाइथन की ये बुक चाहिए। लाइब्रेरियन चेक करता है कि बुक अवेलेबल है कि नहीं, वो सिंपली बोलता है सॉरी बुक अवेलेबल नहीं है, तो वो लाइब्रेरी बंद नहीं करता। यही एग्जीक्यूशन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कि फाइल ओपन करते वक्त सबसे कॉमन एग्जीक्यूशन कौन सी होती है। सो आन सॉरी यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सी होती है कॉमन, तो आंसर यहाँ पे आता है हमारा फाइल नॉट फाउंड एरर। इसलिए रियल प्रोजेक्ट में हम फाइल ओपन करते वक्त हमेशा ट्राई ये सब यूज करना चाहिए। ठीक है,
सो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक्सेप्शन क्या होती है, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज, वैल्यू एरर को कैसे हैंडल करते हैं, जीरो डिवीजन एरर को सेफली हम कैसे मैनेज करना, फिर एल्स और फाइनली ब्लॉक का रोल क्या होता है, फिर फाइल नॉट फाउंड एरर को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है। सो अभी हमारा लेक्चर वीडियो में अभी हमारा क्या बचा, लास्ट टॉपिक जो है हमारा रेगुलर रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेस। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो हम देखेंगे कि टेक्स्ट सर्च कैसे होती है, पैटर्न मैचिंग कैसे होती है, मैच फंक्शन, सर्च फंक्शन और सिंपल वेब स्क्रैपिंग रिग्रेस के थ्रू कैसे की जाती है। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है। सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें कि रेगुलर रिग्रेशन क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट में रिग्रेस कहते हैं। ठीक है। सो बहुत से स्टूडेंट को पहली बार रिग्रेस देखकर लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आज आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो फ्यूचर में वैलिडेशन, सर्चिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन जैसे काम बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेगुलर रिग्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या है। ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न होता है जो किसी टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च, मैच या एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स की डिटेल है। अब प्रिंसिपल बोलते हैं मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए, तो क्या आप मैनुअली 10,000 रिकॉर्ड्स देखोगे? बिल्कुल नहीं। आप सर्च करोगे। रिग्रेस भी एग्जैक्टली यही काम करता है। ये टेक्स्ट के अंदर पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। सो यहाँ पे एक सिंपल कोड समझते हैं कि यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्रामिंग कोड दे रखा है एग्जाम्पल में। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा री मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पाइथन का रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल है। आप देखिए यहाँ पे पैटर्न इक्वल टू आर बैक स्लैश डी प्लस है। तो आर क्या है, ये रॉ स्ट्रिंग है। ठीक है। सो रॉ स्ट्रिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रिग्रेस में बैक स्लैश का बहुत यूज होता है। अब हमारा बैक स्लैश टी का क्या मतलब है? ठीक है। तो ये क्या है, ये डिजिट 0 से 9 को लेगा, और प्लस का क्या मतलब है, 1 और मोर टाइम्स। मतलब बैकस्लैश डी का मीनिंग हुआ एक या एक से ज़्यादा कंटिन्यूअस डिजिट्स। सो अब नीचे टेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पे हमने क्या हमारा ऑर्डर है। ठीक है, जहाँ पे हमने सिंपल हैश में लिखा हुआ है कमेंट में 4521 शिफ्ट ऑन 725। सो पाइथन यहाँ पे क्या करेगा, री डॉट सर्च। ठीक है, तो की हेल्प से पहले मैचिंग नंबर ढूंढेगा। सो अगर मैचिंग नंबर मिलता है तो क्या आउटपुट देगा, 4521। ध्यान देना, डेटा में भी नंबर्स हैं, लेकिन सर्च फंक्शन सिर्फ पहला मैचिंग पैटर्न रिटर्न करता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रियल लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए गूगल सर्च, आप पाइथन सर्च करते हो, बट गूगल पूरी इंटरनेट नहीं दिखाता, सिर्फ वही रिजल्ट दिखाता है जो आपके सर्च पैटर्न से मैच करते हैं। ठीक है। रिग्रेस टेक्स्ट भी के अंदर एग्जैक्टली यही करता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि रिग्रेस किस मॉड्यूल में होता है? वो सिर्फ री मॉड्यूल में होता है। ठीक है। नाउ अब हम रिग्रेस को कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम और इंटरव्यू दोनों से पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है कैट। तो ये एक लिटरल पैटर्न है, सिर्फ कैट ही मैच करेगा। अब यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर ब्रैकेट ए ओ प्लस टी है। सो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमारा सी है जो कि फिक्स्ड है। उसके बाद हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में ए ओ लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ए या ओ। ठीक है। सो दोनों में से कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। फिर प्लस लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि एक या एक से ज़्यादा बार आ सकता है। और लास्ट में हमारा टी लिखा हुआ है जो कि फिक्स है। अब आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे हमारा कैट कॉट कोट आ सकता है। ठीक है। सो ये तीनों मैच हो गए। ठीक है, लेकिन सी टी मैच नहीं हुआ क्योंकि बीच में ए या ओ नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिग्रेस सिंबल्स क्या है हमारे, डॉट जो है हमारा
एनी कैरेक्टर बैकस्लैश टी डिजिट बैकस्लैश डब्ल्यू वर्ड कैरेक्टर प्लस हमारा वन और मोर, हमारा यहाँ पे एस्ट्रिक है, ठीक है, जीरो और मोर, फिर क्वेश्चन मार्क है जो कि हमारा जीरो और वन, फिर हमारा एक्सपोनेंशियल साइन है स्टार्ट और ऑफ स्ट्रिंग, डॉलर साइन है एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो ये सिंबल्स बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि सोचिए स्कूल गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ठीक है। सो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सिर्फ ब्लू आईडी कार्ड वाले स्टूडेंट को अंदर आने देना है। तो गार्ड सब स्टूडेंट को नहीं देखेगा, सिर्फ पैटर्न चेक करेगा, ठीक है, कि कौन सा बंदा ब्लू आईडी कार्ड नहीं पहना हुआ है। सो रिग्रेस भी इसी तरह पैटर्न चेक करता है, ठीक है। नाउ अब हम एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं, मैच फंक्शन। बहुत स्टूडेंट मैच फंक्शन और सर्च फंक्शन में कंफ्यूज होते हैं। सो ये डिफरेंस आज क्लियर होगा इस कोड को देख के। तो यहाँ पे हमने कोड लिया है रिजल्ट इज इक्वल टू री डॉट मैच आर बैक स्लैश डब्ल्यू प्लस कॉमा टेक्स्ट। तो बैक स्लैश डब्ल्यू का मतलब क्या है, लेटर डिजिट या अंडरस्कोर, और प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, वन और मोर टेक्स्ट है। सो यहाँ पे हमने टेक्स्ट क्या लिखा है, पाइथन 3.12 रिलीज इन 2026। तो मैच फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग के बिगनिंग को चेक करेगा, बिगनिंग में पाइथन लिखा हुआ है तो आउटपुट आएगा पाइथन। सो इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है मैच फंक्शन और सर्च में। मैच क्या है कि बिगनिंग को चेक करता है, और सर्च क्या है पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करता है, ठीक है। तो ये वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए कि ट्रेन टिकट चेकर अगर इंस्ट्रक्शन हो नाम का फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए, वो सिर्फ पहला कैरेक्टर चेक करेगा, ये मैच है। अगर इंस्ट्रक्शन हो नाम में कहीं भी ए होना चाहिए, तो वो पूरा नेम चेक करेगा। तो ये सर्च फंक्शन है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं कि अब हम रिग्रेक्स का एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखते हैं, वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए वेबसाइट एक्चुअली एचटीएमएल कोड होती है, ठीक है। एचटीएमएल HTML, CSS, जावा एंड सो ऑन, ठीक है। तो वेबसाइट एक्चुअली HTML कोड ही होती है, बट ब्राउजर उस HTML को ब्यूटीफुल पेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रेगरेस HTML के अंदर से रिक्वायर्ड डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HTML कोड लिखा हुआ है, ठीक है। H1 वेलकम, H1 क्लोज। तो हम यूज कर रहे हैं re.find all। सो यहाँ पे इस पैटर्न का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न लिखा हुआ है, ये चीज, ठीक है, ये पूरा पैटर्न। तो इस पैटर्न का मतलब है ओपनिंग H1 टैग से हो रही है, फिर उसके बाद जो भी टेक्स्ट है वो आएगा, ठीक है। फिर क्लोज हो जा रहा है H1 टैग, फिर आउटपुट देखिए हमारा वेलकम लिख के आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हेडिंग सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो फाइंड ऑल है, ये एक नहीं सारे मैचिंग रिजल्ट लिस्ट में रिटर्न कराता है। तो ये बहुत यूजफुल फंक्शन है। यहाँ पे सोचिए कि अगर हमारे पास न्यूज़पेपर में सिर्फ हेडलाइंस निकालनी है, तो आप पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हेडिंग देखोगे आप लोग। सो रिग्रेस भी एचटीएमएल के अंदर सिर्फ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, ठीक है। सो अब एक बार हम पूरा लेक्चर के क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फिर इनहेरिटेंस, फिर मेथड ओवररीडिंग, फिर डेटा हीडिंग, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग, फिर उसके बाद हमने फाइल हैंडलिंग, फाइल मोड्स, रीडिंग राइटिंग, फिर डायरेक्टरीज, फिर पिकलिंग, फिर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, फिर हमने जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, और लास्ट में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखा जिसमें हमने पैटर्न मैचिंग, सर्च फंक्शन, मैच फंक्शन, फाइंड आउट और सिंपल वेब स्क्रैपिंग चीजें देखी। तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो पाइथन का ये कंप्लीट मॉड्यूल आपने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। सो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आज हमने पाइथन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में समझा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, प्रूफ कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग और रेगुलर रिलेशन, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा है तो आप एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल, प्रोग्रामिंग और इंटरव्यूज के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना चुके हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और
अगर आप चैनल पर नए हो तो लाडली पढ़ले को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस पाइथन सीरीज में आपने कितना इसको एंजॉय किया और आपने क्या-क्या सीखा, ठीक है? सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी कोडिंग और कीप लर्निंग, ठीक है?